हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 30 डेज बूस्टर सीरीज को, जिसमें मैं आपको 30 दिनों तक जितने भी हमारी 18 की 18 प्रश्नावली हैं उनका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, साथ में उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करूंगा, उनको सॉल्व भी करवाऊंगा। और उसके बाद इस सीरीज के लास्ट में आपको मैं मॉडल पेपर दूंगा जो कि बोर्ड के ब्लूप्रिंट पर आधारित होंगे, और इसमें जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले हैं उनको समावेश किया जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप 30 दिन तक आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपकी जो गणित की तैयारी है वो काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज हमारी जो 30 डेज बूस्टर सीरीज है उसका पहला दिन है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुपद प्रश्नावली के बारे में। देखो, इस वीडियो में क्या है कि जो बहुपद प्रश्नावली है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसके बारे में बात की जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं उसके बारे में बात की जाएगी, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सभी चीजें बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो जो बहुपद प्रश्नावली है वो आपकी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएंगे और बहुपद प्रश्नावली की आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ऐसी जितनी भी प्रश्नावलियां सबकी वीडियो आने वाली है, तो 30 दिन तक इस सीरीज को पूरा देखिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की। देखिए, इसमें जो हमारी प्रश्नावली तीसरी है बहुपद, उसमें देखो कौन कौन सी प्रश्नावली हैं जिससे इस साल क्वेश्चन आने वाले हैं। जो पहली हमारी प्रश्नावली वो है 3.1 जिससे क्वेश्चन आएगा। दूसरी जो प्रश्नावली है वो है 3.3, तीसरी जो प्रश्नावली है वो 3.4 और चौथी प्रश्नावली है 3.5। इस साल जो क्वेश्चन आएंगे वो इन चारों प्रश्नावलियों में से ही आएंगे। जो हमारी प्रश्नावली है 3.2 व 3.6 वो इस साल कोविड के कारण जो सिलेबस कम हुआ था उसमें हट गई है। तो देखिए, इन दोनों से प्रश्नावलियों से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन चारों प्रश्नावलियों से आने वाले हैं। देखिए, सिलेबस रखने का सबसे पहले मतलब इसलिए है क्योंकि देखिए, जो 3.2 और 3.6 प्रश्नावली से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आपने इसकी तैयारी कर ली तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए क्या है, सिलेबस पहले रखा गया है ताकि आपको पता रहे कि कौन सी प्रश्नावली से आपको पढ़ना है, जिससे कम समय में आपकी अच्छे से तैयारी हो और आपका कोई भी समय बर्बाद ना हो। अब हम बात करते हैं कि ब्लूप्रिंट के बारे में, मतलब कि ये जो प्रश्नावली है हमारी उससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो बच्चों, ये जो ब्लूप्रिंट है वो मॉडल पेपर पर आधारित है, जो कि हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो प्रकाशित करता है। तो देखो, उसके अनुसार ये जो हमारी प्रश्नावली है तीसरी, देखो उसमें क्या होगा, आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, जो कि क्या होंगे, एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, और जो उसका आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से एक होगा। तो ये क्या होंगे, आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के आएंगे। उसके बाद देखो, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, जो कि क्या होगा, आपका वह भाग होता है पेपर का, उसमें होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह टोटल आपके इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे। 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने ये पूरी प्रश्नावली कर ली तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि देखो मॉडल पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो देखिए, हमारे पास क्या है, ये 2 जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है एमसीक्यू, और एक जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2 नंबर का सीधा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहला, बहुपद fx बराबर 4x + 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, और इसमें क्या हमारे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 8, 12 व 6। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू, मतलब कि ऑप्शन वाला क्या है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का योग होगा, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D, इसमें से कोई एक इसका ऑप्शन होगा। और देखो जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है। इसमें क्या है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें योग व गुणनफल हमारे को शून्यकों का दिया गया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो मॉडल पेपर में आए हुए हैं। अगर आपने मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखा है तो जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप इसको देख सकते हो। जो आपका पेपर आएगा वो इस मॉडल पेपर की तरह ही होगा। 2-4 चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन लगभग जो पेपर आता है वो उस मॉडल पेपर पर आधारित ही होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी प्रश्नावली है बहुपद, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब कि क्या क्या चीजें जो पूरी प्रश्नावली में है। तो देखिए बच्चों, जो पहली हमारी जो चीज है उसमें क्या है, बहुपद के शून्यक, कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक है जो हमें इस प्रश्नावली में पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, द्विघाती बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध। ये क्या है, हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, और दूसरा है द्विघाती बहुपद के शून्यकों व उनके गुणांकों में संबंध। तो देखिए, ये जो दोनों टॉपिक हैं इस पर जो हमारी प्रश्नावली 3.1 है वो पूरी आधारित है। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं और प्रश्नावली 3.1 भी छोटी है,
कुल 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक पे हमारी 3.1 प्रश्नावली आधारित है। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप व उसका हल। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, तीसरा टॉपिक है। इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण क्या होती है, उसका मानक रूप क्या होता है और उसका हल क्या होता है। हल मतलब कि मूल क्या होते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हमको जो मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो इन तीनों विधियों से क्या है, हम द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे क्या है, हमारी प्रश्नावली 3.3 व 3.4 आधारित है। जो 3.3 प्रश्नावली है वो गुणनखंड विधि पे आधारित है और जो 3.4 प्रश्नावली है वो हमारी पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र पे आधारित है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें जो हमको पढ़ना है वो क्या है कि विविक्तिकर व मूलों की प्रकृति। मतलब कि जो विविक्तिकर होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण का, और उसके आधार पे हम जो मूलों की प्रकृति है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें क्या है, हमारा 3.5 जो प्रश्नावली है वो पूरी आधारित है। तो देखिए हमको ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं टोटल, और इन पे क्या है 3.1, 3.3, 3.4 व 3.5 प्रश्नावली हमारी आधारित है। ठीक है बच्चों, और ऐसा करने पे आपके जो 4 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हमको क्या क्या पढ़ना है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं वो क्या क्या हैं, कि जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं बताऊंगा कि महत्वपूर्ण विधियाँ, जो भी द्विघात समीकरण है उसके मूल ज्ञात करने की विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है, और पूर्ण वर्ग विधि, उसके बाद जो श्रीधराचार्य सूत्र वाली जो विधि है, ठीक है, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। और इसमें हम एक एक क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि गुणनखंड विधि से कैसे क्वेश्चन हल होता है, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल होता है और श्रीधराचार्य सूत्र से कैसे हल होता है। और उसके बाद इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली में उसके भी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो हम ये स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जो तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और जो आने वाली वीडियो है उनको भी पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे बहुपद के शून्यक, जो हमारा पहला टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, बहुपद f(x) का मान x के जिन मानों के लिए शून्य प्राप्त होता है उन मानों को बहुपद f(x) से क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी जो बहुपद है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है x² माइनस में 2x माइनस 8, ये हमारे पास एक बहुपद है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि x के जिन मानों के लिए बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है उन मानों को बहुपद का शून्यक कहते हैं। मतलब कि x का वह मान जिसके लिए जो हमारा बहुपद है इसका मान शून्य प्राप्त हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, इसका शून्यक कहलाएगा। तो शून्य क्या होता है, x का वह मान जिसपे बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए। जैसे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो x बराबर 2 पे हमने मान ज्ञात किया तो क्या x की जगह क्या 2 लिख दिया, तो x² की जगह 2² माइनस में 2 गुना 2 माइनस में 8। इसको जब हम हल करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 8, तो इसका मान आएगा -8। तो देखो x बराबर 2 पर ये जो बहुपद है उसका मान आ रहा है -8, जो कि 0 नहीं है। तो जो x बराबर 2 है वो इसका शून्यक नहीं होगा। अब देखो आगे हम बात करते हैं x बराबर 4 पर। तो देखो x बराबर 4 पर जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखो क्या होगा, x² माइनस में 2x माइनस में 8, हमने x की जगह 4 रखा, 4 की स्क्वायर माइनस में 4 गुना 2 माइनस में 8। तो देखो 4 चौक क्या होता है 16, 4 दूनी 8, माइनस का 8 और माइनस का 8, माइनस का 8 और माइनस का 8 क्या हो जाएगा, -16। और जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो देखो f4 पर जो ये द्विघात बहुपद है इसका मान क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो जो x बराबर 4 है वो इसका क्या है, हमारा शून्यक हो जाएगा। तो शून्य क्या होता है, x का वह मान जिसपे बहुपद का मान है वो शून्य प्राप्त हो जाए, वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी बात। देखो बहुपद के शून्यकों की संख्या इसके उच्चतम घात के बराबर होती है। कहने का मतलब जितनी घात का बहुपद होगा उसके शून्यक भी उतने ही होंगे। जैसे जो द्विघात बहुपद है उसके अधिकतम क्या है, 2 शून्यक होते हैं। जैसे जो द्विघात बहुपद है x² माइनस x माइनस 1, इसमें जो अधिकतम घात क्या है 2, तो उसके शून्य कितने होंगे, 2। ऐसे मान लीजिए कोई एक त्रिघात बहुपद है x² प्लस में 4x प्लस में 3, इसकी अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसके शून्य कितने होंगे 3। कहने का मतलब जितने भी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं।
अगर एक घात का है तो एक होगा, दो घात का है तो दो होंगे, तीन घात का है तो तीन होंगे। ये जो टॉपिक है इसमें इतनी ही चीज। अब हम आगे बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक, क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। कि जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों व गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो देखो, मान लीजिए हमारे पास f(x) बराबर में ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है और अल्फा व बीटा इसके शून्यक है। तो देखो शून्यकों के गुणांकों में संबंध क्या होता है। देखो जो हमारे बहुपद के शून्यक हैं अल्फा व बीटा, इनका योग किसके बराबर होता है, -b/a के। यहाँ पे जो b है वो क्या है, x का गुणांक है। देखिए यहाँ पे जो b है क्या है, x का गुणांक है, और जो a है वो क्या है, x² का गुणांक है। तो कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है उसके जो शून्यकों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के। मतलब कि माइनस में x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। इसी तरह जो कोई द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा, वो किसके बराबर होता है, c/a के। मतलब कि अचर पद बटा में x² का गुणा। यहाँ पे c क्या है, अचर पद, तो c/a। जो शून्यकों का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, अचर पद और x² के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है, हमारे द्विघात बहुपद के शून्यकों में गुणांकों में संबंध है। ठीक है बच्चों, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि ये क्या होता है, तो देखो हमारे पास एक बहुपद है f(x) बराबर में x² माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, और इसका जो अल्फा है वो क्या है, एक तो है -2 और एक दूसरा जो इसका शून्यक है वो क्या है, 4। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अगर हम शून्यकों का योग करें तो क्या आएगा, -2 प्लस में 4। अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान है -4, जो कि होगा प्लस का 2। ठीक है, और हमने सूत्र से क्या ज्ञात किया है कि जो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a के बराबर। -b मतलब b क्या होता है, x का गुणांक। x गुणांक क्या है यहाँ पे, -2, तो माइनस में -2, और a क्या है हमारा, a है हमारा x गुणांक जो कि है 1, तो इसका मान भी आ रहा है 2। तो देखो जो शून्यकों का योग है वो भी 2 आ रहा है और इस सूत्र से निकालें तो भी 2 आ रहा है। इसी तरह जो गुणनफल है अल्फा डॉट बीटा वो किसके बराबर होगा, c/a के। तो ये क्या है, संबंध होता है। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसके शून्य क्या है और ये जो संबंध है इसकी सत्यता की जांच करो। तो इसमें क्या है, आपको ये दोनों चीजें करके बतानी है। इस तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे। 5.1 जो हमारी प्रश्नावली है। अब देखो 5.1 में एक तरह का ऐसा क्वेश्चन है कि देखिए आपको जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योग व गुणनफल दे दिया है और आपसे क्या पूछेगा कि द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करो। तो देखो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा व शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा दिया हो, तो जो द्विघात बहुपद है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसका क्या सूत्र है कि जो द्विघात बहुपद होगा वो किसके बराबर होगा, k गुणा में x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, ये जो सीधा सूत्र है इसे हम क्या है, द्विघात जो बहुपद है वो ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें अल्फा प्लस बीटा आपको 2 दे दिया और अल्फा डॉट बीटा दे दिया आपको -8, और आपसे पूछ लिया कि जो द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करो। देखो आपको क्या करना है, आपको सूत्र लगाना है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, जो आपका बहुपद होगा वो ये होगा और इसमें आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा व अल्फा डॉट बीटा का मान रख देना। तो देखो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2, तो इसको 2 लिख दो, 2x प्लस में अल्फा डॉट बीटा का मान क्या है, अल्फा डॉट का बीटा मान है -8। इसको हल करोगे तो आ जाएगा x² माइनस में 2x माइनस में 8। ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण, सॉरी जो आपका द्विघात बहुपद है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्नावली 5.1 में भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको क्या है, जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा और आपसे द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो सूत्र है इसमें आपको मान रख देने। ये सूत्र आप याद कर लीजिए, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा डॉट बीटा। सीधा सीधा आपको मान रखना है और आपका जो बहुपद है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 की। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 है, उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा व तीसरा। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या है, आपको शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको जो संबंध है अल्फा प्लस बीटा व अल्फा डॉट बीटा, इसके क्या संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब कि ये -b/a के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, और ये c/a के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको ये ही करना है।
तो देखिए इसमें क्या है, आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कि इसका आप कोई भी एक क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चन आपको सारे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपके दिमाग में हल हो रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, तो उसको मत करो। ऐसा क्वेश्चन जो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये थोड़ा हार्ड है, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसी को ही करो। तो इससे क्या होगा, आपके आप कम समय में अधिक क्वेश्चन कर पाओगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखो ये क्या है, -3 क्या है, योग है, और 2 क्या है, इसका गुणनफल है। देखो ये वाला क्वेश्चन है वो मॉडल पेपर में भी आया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 व गुणनफल 2 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 व अल्फा डॉट बीटा 2 दिया गया है। ठीक है, और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, बस ये जो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा, इस पर क्या है मान रख देना है, और आपका जो द्विघात बहुपद है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है क्या है, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग क्या है 40 है, तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, हमें शून्यकों के वर्गों का योग दिया गया, शून्यकों के वर्गों का योग मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिया गया क्या है 40, और आपको क्या है के का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा जो है इसका ही उपयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो जितने भी क्वेश्चन है इसमें मैं आपकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके हल करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो जितने भी ये क्वेश्चन है वो आपको वहां पे देखने हैं, जो उसकी दूसरी वीडियो होगी बहुपद चैप्टर की। ठीक है बच्चों, तो 3.1 प्रश्नावली हमारी ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की, जो कि है द्विघात समीकरण का मानक रूप व उनके हल। तो देखो अभी तक हमने बात की थी द्विघात बहुपद की, कि द्विघात बहुपद क्या होता है और उसके शून्य क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है, उसका मानक रूप क्या होता है और उसके हल क्या होते हैं। तो देखिए यदि एफ एक्स बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक द्विघात बहुपद है, तो एफ एक्स बराबर 0 जहाँ पे ए 0 के बराबर नहीं है क्या होगा, द्विघात समीकरण कहलाती है। कहने का मतलब अगर हम द्विघात बहुपद को अगर शून्य के बराबर रख दें तो वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे मानिए कि एक हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ये क्या है हमारा बहुपद है। अगर हमने इसको 0 के बराबर रख दिया, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात, अगर द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रख दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो देखो बच्चों हमको पता है कि जो भी द्विघात बहुपद है उसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है द्विघात बहुपद है, उसका मानक रूप होता है। और अगर इसको 0 के बराबर रख दिया जाए तो वो क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या होगा आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि द्विघात समीकरण क्या होती है और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं, मतलब कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो देखिए बहुपद एफ एक्स के शून्यक और द्विघात समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के मूल एक ही होते हैं। कहने का मतलब कि जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं वही क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मूल होते हैं। जैसे ये जो हमारे पास द्विघात बहुपद है एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जो शून्यक होंगे वही इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। अगर बहुपद की बात करते हैं तो वो शून्य कहते हैं हम उसको, और अगर द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। दोनों एक ही चीज होती है, एक ही बहुपद और द्विघात समीकरण के लिए इनका मान समान होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करना क्या कहलाता है। तो देखो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की प्रक्रिया द्विघात समीकरण को हल करना कहलाता है। कहने का मतलब अगर आपसे कहा जाए कि द्विघात समीकरण को हल करना है तो आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है, आपको उसके मूल निकालने के लिए कहा गया। ठीक है बच्चों, तो द्विघात समीकरण को हल करना क्या कहलाता है, उसके मूल ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो
जो द्विघात समीकरण है उसके मूल ज्ञात करने की हमारी जो बहुपद प्रश्नावली उसमें 3 विधियां हैं। कितनी विधियां टोटल? 3 विधियां। पहली जो विधि है वो क्या है कि गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि से हम किसी भी द्विघात जो समीकरण है उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। जो दूसरी विधि है वो हमारी क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम क्या है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी तीसरी विधि है वो क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। इन तीनों विधियों से क्या है? हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो जो आपकी प्रश्नावली 3.3 है वो गुणनखंड विधि है उस पर आधारित है, ठीक है। और जो 3.4 है वो आपकी पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र इस पर आधारित है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों विधियों को समझेंगे कि किस प्रकार हम इन तीनों विधियों से जो द्विघात समीकरण है उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी गुणनखंड विधि के बारे में कि गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो गुणनखंड विधि में क्या होता है, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए इसके मध्य पद को दो पदों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्राप्त दोनों पदों का गुणनफल बहुपद के प्रथम व तृतीय पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो देखो गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, इसका जो मध्य पद क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है 2x² माइनस में 5x प्लस 3 बराबर 0 और इसको क्या है गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो क्या है तरीका, क्या है, इसका जो मध्य पद है जो कि है माइनस का 5x, इसको क्या करना है, ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है, दो भागों में विभाजित करना है कि इन दोनों का जो गुणनफल है मतलब कि p डॉट q है वो पहले और तृतीय जो पद है मतलब कि 2x² गुणा में 3 इनके गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए, मतलब कि 6x²। तो कहने का मतलब है कि जो माइनस का 5x है हमको उसको ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है कि उन दोनों का गुणनफल क्या आ जाए, 6x²। तो देखो कि अगर हम माइनस के 5x को क्या माइनस का 3x और माइनस का 2x अगर इसमें विभाजित करें तो देखो माइनस का 3x और माइनस का 2x इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6x²। तो ऐसे क्या है हम इसको जो समीकरण है उसको हल कर सकते हैं। इसमें मेन काम क्या है कि आपको जो मध्य पद है उसको ऐसे विभाजित करना है दो टुकड़ों में ताकि इनका जो गुणनफल है वो पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। इस विधि से क्या है हम क्या है फिर गुणनखंड विधि से इस तरह हम गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरण उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या है हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे को ये द्विघात समीकरण दी गई है 2x² माइनस में 5x प्लस 3 बराबर 0 और इसको क्या है हमें गुणनखंड विधि से, किस विधि से, गुणनखंड विधि से क्या है इसके मूल ज्ञात करने। तो देखो मैंने आपको बताया कि पहला काम क्या है कि जो मध्य पद है आपका माइनस का 5x उसको ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है ताकि इनका जो गुणनफल है वो पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो पहले की स्लाइड में हमने देखा कि -5 को अगर मैं माइनस का 3x और माइनस का 2x में अगर विभाजित करूं तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो 6x² होगा जो कि 2x² और 3 के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनखंड विधि उसमें मेन काम क्या है कि जो मध्य पद है आपको उसको विभाजित करना है दो टुकड़ों में। अगर ये आपने कर लिया फिर आगे आपका सवाल हल हो जाएगा। तो देखो हमने अभी देखा कि जो माइनस का 5 है उसको किस में विभाजित करना है, माइनस के 3x में और माइनस के 2x में, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं 2x² माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर 0। जो माइनस का 5x है उसको हमने माइनस के 3x और माइनस के 2x में विभाजित कर दिया। देखो इन दोनों का योग है वो -5x के बराबर ही आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पहले दो हैं इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन लेनी है और जो आखिरी के दो हैं इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन लेनी है। तो देखो अगर कॉमन लेते हैं हम 2x² माइनस में 3 इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आपको कॉमन लेना है और उसके बाद जो लास्ट के जो दो पद हैं माइनस का 2x प्लस में 3 इसमें जो कॉमन आ रहा है वो आपको कॉमन लेना है। तो देखो 2x² माइनस में 3x इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें जो x है वो कॉमन आ रहा है, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है। तो आप क्या करो x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2x² में से x कॉमन लिया तो आया 2x और 3x में से x कॉमन लिया तो बचा माइनस का 3, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में क्या है देखो कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ माइनस का 1 कॉमन आ रहा है क्योंकि -1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो -1 आपने इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचा
माइनस के 2x में से माइनस 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2x, और प्लस के 3 में माइनस 1 कॉमन लोगे तो आपको बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। उसके बाद इस समीकरण को आगे हल किया तो देखो x माइनस में 1 x माइनस में 1 और 2x माइनस में 3 बराबर 0। ये क्या है आपका यहाँ पे हो गया, हमने दोनों टुकड़े कर लिए। इसके बाद क्या करना है, एक एक टुकड़े को क्या है 0 के बराबर रखना है और मान ज्ञात करने हैं। देखो x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा, इसी तरह 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा। इससे हमें x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 1, और इससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 3/2। तो ये जो दोनों क्या है इसके क्या है मूल ज्ञात हो गए। ये जो हमारी द्विघात समीकरण है इसके क्या है मूल ज्ञात होंगे। क्या हो गया, एक तो हो गया x बराबर 1 और एक हो गया x बराबर 3/2। तो x बराबर 1 व 3/2 क्या है इसके मूल ज्ञात हो गए, और ये क्या है हमने गुणनखंड विधि से इसका क्या है हल किया है। तो अगर आपसे पेपर में कहा जाए कि गुणनखंड विधि से इसको हल करो तो आपको ऐसे हल करना है। माइनस के 5x है, इसको टुकड़ों में विभाजित करना है, फिर पहले जो 2 पद हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है वो निकाल लीजिए, जो आखिरी के 2 पद हैं उसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो निकाल लीजिए। उसके बाद जो टुकड़े हुए हमारे जो गुणनखंड हुए x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इनको 0 के बराबर रखना है और x का मान ज्ञात करना है। इस तरह के हमारे गुणनखंड विधि से हम हल कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से हम किस तरह जो हमारा द्विघात समीकरण है उसको हल कर पाएंगे। तो देखो पूर्ण वर्ग जैसा ही नाम कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि में हमको क्या करना पड़ता है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। तो देखिए हमारे पास क्या होगा ax² + bx + c बराबर 0। इस तरह की कोई हमारे पास द्विघात समीकरण होगी और उसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, जो कि किस तरह का होगा x ± a² बराबर में k²। इस तरह हमको पूर्ण वर्ग बनाना है और उसके बाद फिर उसको हमको आगे हल कर लेना है। तो मेन काम क्या है इसमें कि हमको इस तरह के रूप में बनाना है x प्लस माइनस में a² बराबर में k²। अगर ये हो गया उसके बाद आगे हमारे को क्वेश्चन उसको हल कर लेना है और मूल ज्ञात कर लेना है। तो देखिए किसी भी द्विघात समीकरण को इस रूप से इस रूप में बनाने के लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं। ये हमको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इससे क्या है उसके बाद हम क्या पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप क्या है कि x² का जो गुणांक है वो इकाई करना है। मतलब कि कोई भी आपको द्विघात समीकरण दी गई है तो उसमें आपको x² गुणांक इकाई करना है। मान लीजिए आपको द्विघात समीकरण दे दी 2x² माइनस में 2x माइनस में 8, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे जो x² गुणांक है 2 है, इकाई नहीं है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, इसको इकाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको अचर पद का पक्षांतरण करना है। अचर पद मतलब कि ये जो माइनस का 8 है इसका क्या है पक्षांतरण करना है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप क्या है, वाम पक्ष मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, जो कि इस साइड वाला हिस्सा है, आपको उसको क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग बनाना कैसे बनाओगे आप उसको, उसके लिए देखो आपको क्या करना है, जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देना है और उसके बाद क्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और उसके बाद आपको आखिरी में क्या करना है, उस समीकरण को हल करना है और x के मान ज्ञात कर लेंगे, जिससे क्या उसके मूल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम बात करते हैं इन चारों स्टेप से कैसे किसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। जो हमने पहले गुणनखंड विधि से की थी 2x² माइनस में 5x + 3, उसी को ही हम क्या करेंगे अब पूर्ण वर्ग से हल करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दे दिया, हमें ये समीकरण दे दी 2x² माइनस में 5x + 3 बराबर 0, और इसको हमको क्या है पूर्ण वर्ग से हल करना है। तो देखो हमने स्टेप देखा था, सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो x² का गुणांक है उसको क्या करना है इकाई करना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो x² का गुणांक है वो है 2, जो कि इकाई नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या काम करना है, इसको इकाई बनाना है। तो इकाई बनाने के लिए क्या करना है कि x का जो भी गुणांक है उसको पूरी समीकरण से भाग दे दो। तो देखो हमारे पास क्या x² गुणांक, हमारे पास x² गुणांक क्या है 2, तो जो पूरी समीकरण है 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर 0, इसको क्या है 2 से भाग दे दो। 2 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आया x² माइनस में 5x/2 प्लस में 3/2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो क्या करना है, दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो कि अचर पद है, जो कि क्या है हमारा 3/2, इसका क्या करना है पक्षांतरण करना है और उसको इस साइड ले जाना है। तो इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो देखो हमें समीकरण क्या प्राप्त होगी, x² माइनस में
5x/2 बराबर में -3/2। ये क्या है, हमें समीकरण प्राप्त होगी। हमने क्या किया है, जो 3/2 है इसका पक्षांतरण कर दिया और ये -3/2 हो गया। तो जो हमारा दूसरा स्टेप था वो भी क्या है, कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप था वो क्या था कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। किसको? लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब कि वाम पक्ष को। वाम पक्ष कौन सा होता है? ये वाला, इस साइड वाला, जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है। इसको क्या है, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। और मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, जो आपको x का गुणांक है उसका आधे का वर्ग, उसके आधे का वर्ग है वो आपको दोनों तरफ जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे जो x गुणांक है वो क्या है, 5/2। आपको क्या करना है, सिर्फ मान लेना है, उसका जो चिन्ह है उसको नहीं लेना है। यहाँ पे -5/2 है तो हम क्या सिर्फ मान लेंगे, जो कि है 5/2। इसके आधे का, आधा मतलब कि इसको 1/2 से गुणा कर दो, तो क्या मान आया, 5/4। इसके आधे का वर्ग क्या होगा, 5/4 की स्क्वायर। इसको क्या है, दोनों तरफ जोड़ देना है, जिससे क्या है इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वो कैसे बनेगा इसकी आगे हम बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या था, x² माइनस में 5/2x और यहाँ पे था -3/2। हमें क्या करना है, जो 5/4 का स्क्वायर है उसको क्या है, दोनों तरफ जोड़ना है। तो देखो हम क्या है, जोड़ देते हैं। 5/4 का स्क्वायर इस साइड भी जोड़ दिया और 5/4 का स्क्वायर इस साइड भी जोड़ दिया। ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये जिसका जो वाम पक्ष है ये पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। तो देखिए हमारे पास एक सरसमीका होती है, a² माइनस में b², a² प्लस में b² माइनस में 2ab। ये किसके बराबर होती है, a माइनस b की होल स्क्वायर की। तो देखिए आप यहाँ पे a² मतलब कि x², b² क्या है, 5/4 की स्क्वायर। और देखिए जो माइनस का 5/2x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5/2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5/4 गुणा में x। ठीक है। तो देखिए 2 गुणा में 5/4 गुणा में x, इसको क्या है, हम -5/2x को लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया और ये हो गया 2, तो 2ab। तो ये किस रूप का बन रहा है, a² प्लस b² माइनस में 2ab। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 5/4। तो देखिए ये जो सरसमीका इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा, a माइनस b की होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 5/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस में 5/4 की होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या हमने इसको पूर्ण वर्ग बना दिया। और देखो अब जो राइट हैंड साइड है, मतलब कि दायां पक्ष है, इसको हम हल कर लेते हैं। -3/2 प्लस में 5/4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25/16। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो अब क्या करना है, हम इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो देखो क्या होगा, x माइनस में 5/4 की स्क्वायर, ये तो वैसे का वैसा पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, ये दोनों के जो हर हैं वो समान नहीं है। तो देखिए इन दोनों के हर समान करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 8 से गुणा कर देते हैं, इसको 8 से गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 16 ये दोनों के हर समान हो गए, तो हम क्या, हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखो हर समान करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 24, 8 या 24 और बटे में 16 प्लस में 25/16। अब देखो इन दोनों के हर समान है तो जो अंश है उसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो -24 प्लस 25 हमारे पास क्या प्राप्त होगा, प्लस का 1। उसको पूरा हल करेंगे तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/16। ठीक है बच्चों, माइनस का 24/16 प्लस में 25/16, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1/16। तब आगे हम इसको हल करके लिख देते हैं। तो हमें समीकरण प्राप्त होगी x माइनस में 5/4 की स्क्वायर बराबर 1/16। ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो हमारे समीकरण है वो किस रूप की बन गई, अब x माइनस में a² बराबर में k² की कैसे, कि देखो 1/16 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस में 5/4 की स्क्वायर बराबर में 1/4 की स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 1/4 की स्क्वायर। तो ये जो हमारी समीकरण है वो इस रूप की बन गई है, x माइनस a² बराबर k² के रूप की बन गई। इसके बाद क्या करना है, हमें इसको आगे हल करना। तो देखो उसको आगे हम हल कैसे करते हैं। देखिए हमें जो समीकरण प्राप्त हुई x माइनस 5/4 की स्क्वायर बराबर 1/4 की स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं और x के मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमें समीकरण प्राप्त हुई x माइनस में 5/4 की होल स्क्वायर बराबर में 1/4 की होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, जो स्क्वायर है उसको इस साइड ले आते हैं। तो क्या होगा,
x माइनस में 5/4 बराबर में, जब ये स्क्वायर है वो इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो अंडर रूट में बदल जाएगी, प्लस माइनस में अंडर रूट 1/4 की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मान प्राप्त होगा x माइनस में 5/4 बराबर में प्लस माइनस 1/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए x माइनस में 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। अब हमें क्या है, x के मान ज्ञात करने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4 प्लस माइनस में 1/4। ये जो माइनस का 5/4 है वो इधर पक्षांतरित होके आ गया, तो हो गया प्लस का 1/4। देखो अभी हमें x की ये समीकरण प्राप्त हो गई। अब हमें क्या है, x के मान ज्ञात करने हैं। आप देखिए हमारे पास क्या है 5/4 प्लस माइनस 1/4, तो एक बार हम x का मान प्लस लेके ज्ञात करेंगे और एक बार x का मान माइनस लेके ज्ञात करेंगे। तो x बराबर एक बार प्लस लेके करते हैं, तो 5/4 प्लस में 1/4। इसी तरह x बराबर में 5/4 माइनस में 1/4। तो देखो इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा बटे में 4। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/2। इसी तरह इसको हल करेंगे 5/4 माइनस 1/4 मतलब कि 4/4। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो आएगा x का मान 1। तो x बराबर क्या आ गया 3/2 और x बराबर 1। तो x के मूल क्या आ गए, x के मान क्या आ गए 3/2 और 1, जो कि क्या हमारे द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। और जब हमने गुणनखंड विधि से ये समीकरण हल की थी तभी भी हमें x के मान 1 व 3/2 प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब कि विधि कोई भी हो जो x के मूल है, मतलब कि जो द्विघात समीकरण के मूल है वो हमें समान ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह क्या है, पूर्ण वर्ग विधि से क्या है हम इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। वो आपको पेपर में दिया रहेगा कि आपको किस विधि से हल करना है। ठीक है बच्चों, ये क्या हमने पूर्ण वर्ग विधि आपको बता दी। अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में अच्छे से नहीं आई है तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जो आपको भी ऊपर दिखाई दे रही है, उस पर भी क्लिक करके आप अच्छे से इस समीकरण को समझ सकते हैं किस तरह पूर्ण वर्ग विधि काम करती है। तो देखिए अभी तक हमने क्या है 2 विधियां कर ली, पहली हमने गुणनखंड विधि कर ली और दूसरी हमने कर ली पूर्ण वर्ग विधि। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी तीसरी विधि है जो कि है श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा, कि श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें क्या है एक द्विघात समीकरण दी गई है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और उसके क्या है हमें श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस विधि से हम मूल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब जो b² माइनस में 4ac इसका मान क्या हो 0 से बड़ा या बराबर हो। अगर इसका मान 0 से छोटा अगर आ जाता है तो हम इसके मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो जब कभी भी अगर आपको श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा ये मूल ज्ञात करने के लिए कहता है तो सबसे पहला काम क्या है, आपको b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर वो 0 से बड़ा और बराबर आ रहा है तभी हम ये सूत्र लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो देखो यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक होते हैं और तभी हम क्या है श्रीधर आचार्य सूत्र लगा सकते हैं। देखो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac बटा 2a। तो जो समीकरण के मूल होंगे वो ये होते हैं, मतलब कि सीधे सूत्र में हमको मान रख के जो मूल है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह दिया गया है, तो एक बार हमें प्लस लेके ज्ञात करना है, एक बार माइनस लेके। तो देखिए प्लस लेके ज्ञात करेंगे तो मूल क्या होगा माइनस का b प्लस में अंडर में b² माइनस 4ac बटा 2a, और अगर माइनस लेके ज्ञात करेंगे तो माइनस का b माइनस में अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। तो ये हमारा एक मूल हो गया और ये हमारा 2 मूल हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारा सूत्र है इसमें सीधे मान रख के आप क्या है जो मूल है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें ये द्विघात समीकरण दी गई है 2x² माइनस में 5x प्लस 3 बराबर 0, और इसको क्या है श्रीधर आचार्य सूत्र से हमको क्या है इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है इसका कि इस जो समीकरण की आप इसकी जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस b x प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करो और a b व c के मान लिख लो। तो देखिए a की मान यहाँ पे क्या है, a का मान यहाँ पे है 2, ठीक है, जो कि x² का गुणांक है। b का मान क्या है x का गुणांक जो कि है माइनस का 5, और c जो हमारा अचर पद है वो है 3। तो इस समीकरण की हमने मानक रूप से तुलना से हमें a b व c के मान ज्ञात हो गए। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद हमें
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। बी स्क्वायर मतलब कि -5 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान है हमारे पास 2, सी का मान है 3। इसको हल करेंगे, 55 55 25 माइनस में 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो मान हमारे पास आया 1, जो कि क्या है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे हमारे पास, वास्तविक होंगे, और वास्तविक मूल है तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र की, जो कि होता है x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा 2a। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें b, a और c के मान प्रतिस्थापित करने हैं, जो कि हमारे ये हैं। ठीक है, और हमें मूल प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हम मान रखते हैं, b की जगह हमने क्या रखा, माइनस का 5, माइनस में b की जगह रख दिया माइनस का 5, प्लस माइनस में b की जगह रखा माइनस का 5, तो -5 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। ठीक है, बटे में 2 और a का मान है हमारे पास यहाँ पे 2, तो ये हमने रख दिया। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने यहाँ पे निकाला था, जो कि था 1, तो इसका मान हम यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो x क्या आएगा, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 प्लस माइनस, इसका मान जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया था हमारे पास 1, तो √1 बटे में 4। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो x का मान आया 5 प्लस माइनस में √1 बटे में 4। ठीक है, √1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, तो 5 प्लस माइनस 1 बटा 4। ठीक है, अब हमें x का मान आया 5 प्लस माइनस 1 बटा 4, तो एक बार x का मान प्लस लेके ज्ञात करते हैं, मतलब कि 5 प्लस 1 बटा 4, और एक बार x का मान ज्ञात करते हैं माइनस लेके, मतलब कि 5 माइनस 1 बटा 4। इसको जब हल करेंगे तो मान आएगा हमारे पास 6 बटा 4, जो कि बराबर होगा 3 बटा 2 के। इसी तरह जब इसको हल करेंगे तो आएगा 4 बटा 4, जिसका मान होगा 1। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, x का मान हमें प्राप्त हुआ 3 बटा 2 और x बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह क्या है, हम श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। पहले की जो दोनों विधियां थी उसमें भी हमें 3 बटा 2 व 1 ही प्राप्त हुए थे, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि विधि कोई भी हो, जो द्विघात समीकरण के मूल्य हमें वही प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पेपर में दिया रहेगा कि आपको किस विधि से करना है, जिस विधि से आपको दिया जाएगा उसी विधि से आपको ये हल करने हैं। तो देखिए इस तरह क्या है, हमने इन तीनों विधियों से जो है समीकरण हल कर ली। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि क्या है, विविक्तिकर व मूलों की प्रकृति, जिसमें हमारी जो प्रश्नावली 3.5 है वो आधारित है। देखिए अब आगे मैं आपको जो चारों प्रश्नावलियां 3.1, 3.3, 3.4 व 3.5 इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा, और अगली वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको हल करके बताऊंगा। इस वीडियो में हम क्या फोकस कर रहे हैं कि जो मेन विधियां हैं वो कैसे कर सकते हैं हम, और जो इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसके बारे में बात करें, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और अगली उसमें हम क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं विविक्तिकर व मूलों की प्रकृति के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विविक्तिकर क्या होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे कि विविक्तिकर से हम मूलों की प्रकृति कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको क्या कहते हैं, हम विविक्तिकर कहते हैं। किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का क्या कहते हैं, विविक्तिकर कहा जाता है। तो विविक्तिकर क्या है, कुछ नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या है, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहलाता है। ठीक है, और इसके भिन्न भिन्न मानों के आधार पर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्ति करके विभिन्न प्रकार के मानों के अनुरूप उसके मूलों की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि जो हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके जो भिन्न भिन्न मान होंगे इसके आधार पे क्या है, हम इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि इसके मान के ही आधार से हम क्या कर सकते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या है, कुल टोटल 3 कंडीशन होती हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मान लीजिए अगर किसी भी द्विघात समीकरण का जो विविक्तिकर है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान अगर 0 से बड़ा आता है, ठीक है, अगर 0 से बड़ा आता है तो जो द्विघात समीकरण है उसके मूल क्या होंगे, हमें वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कहने का मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो क्या होंगे, इसके मूल हमें वास्तविक प्राप्त होंगे और भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। और जो मूल होंगे उनका मान क्या होगा, जो अल्फा होगा हमारा वो क्या होगा, पहला मूल
माइनस में बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और जो बीटा मतलब कि जो हमारा दूसरा मूल होगा वो क्या होगा, माइनस का बी माइनस में अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, देखिए ये जो मान है वो श्रीधराचार्य सूत्र उसी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो मूलों की प्रकृति है ये श्रीधराचार्य की है, एक विशेष कंडीशन है, एक विशेष अवस्था है। ठीक है, तो देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, और इनका मान क्या होगा, माइनस बी प्लस में अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और माइनस में बी माइनस में अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो क्या होगा कि मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे, मतलब कि जो दोनों मूल हैं वो समान होंगे। देखो ये क्या होता है, देखिए ये जो ऊपर वाला सूत्र है अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये 0 हो गया तो ये जो पूरी टर्म है ये गायब हो जाएगी। ठीक है, और हमें मूल क्या प्राप्त होंगे, माइनस बी बटा 2a और माइनस बी बटा 2a जो कि बराबर है। तो यही यहाँ पे कहा गया कि जो मूल होंगे क्या होंगे, अल्फा बराबर माइनस बी बटा 2a और बीटा बराबर माइनस बी बटा 2a। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल क्या होंगे, हमारे पास समान होंगे, जिसका मान होगा माइनस बी बटा 2। ठीक है, और वास्तविक होंगे। जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0 हो जाए, मतलब कि 0 से कम हो जाए, तो जो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारी 3 कंडीशन है, पहली कि वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, दूसरी वास्तविक व समान होंगे, तीसरी क्या है काल्पनिक होंगे। इसमें क्या है 0 से बड़ा होता है मान, इसमें 0 के बराबर होता है और इसमें 0 से छोटा होता है। इस तरह क्या है विविक्ति कर जो कि होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे क्या है हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, 3 अलग अलग एग्जांपल लेते हैं इन तीनों कंडीशन के, कि समान कब होंगे, सॉरी कि भिन्न भिन्न कब होंगे, समान कब होंगे और काल्पनिक कब होंगे। 3 हम उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम मूलों की प्रकृति का निर्धारण कर सकते। देखिए अब हमें क्या है, ये 3 द्विघात समीकरण दी गई हैं। एक नंबर पे 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 3 बराबर 0। दूसरे नंबर पे क्या है 3x स्क्वायर माइनस में 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। और तीसरी है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इन तीनों के लिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो अभी हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है विविक्तिकर वाला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमें इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी है और a b व c के मान ज्ञात कर लेने हैं। तो देखिए a का मान इसमें क्या प्राप्त होगा, हमारे पास 2, b का मान प्राप्त होगा माइनस में 6 और c का मान प्राप्त होगा 3। उसके बाद हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, माइनस में 6 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान है हमारे पास 2 और c का मान है 3। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 36 माइनस में 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, जिससे आगे हमें मान प्राप्त होगा 36 में से 24 घटाएंगे तो आएगा मान, अगर 36 में से 24 घटाएंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 12। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 12 प्राप्त हुआ है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो देखिए हमने पहले देखा था कि अगर विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होते हैं, एक तो वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं, वास्तविक होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और मूलों का मान क्या होता है, अल्फा क्या होता है हमारा माइनस में b प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा 2a, और जो बीटा होता है वो क्या होता है माइनस का b माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा 2a। तो देखिए अब हम क्या है इन दोनों के मूलों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, b का मान क्या है माइनस का 6, तो माइनस b हो जाएगा प्लस का 6, प्लस में अंडर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने 12 निकाला था, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 12 बटा में 2 और a का मान है 2, तो 2 गुना 2। इसी तरह बीटा क्या हो जाएगा 6 माइनस में अंडर रूट 12 बटा 2 गुना 2। जब इसको आगे हल करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 3 प्लस में अगर इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 3 प्लस में अंडर रूट 3 बटा 2 और बीटा बराबर में 3 माइनस में अंडर रूट 3 बटा 2। ठीक है बच्चों,
तो देखिए इसमें क्या है, हमारा जो विविक्तिकर है वो क्या है, 0 से बड़ा है और हमें वास्तविक प्राप्त हुई और भिन्न भिन्न प्राप्त हुई, जिसका मान हुआ 3 प्लस में √3 बटा 2 और 3 माइनस में √3 बटा 2। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। हमें यहाँ पे समीकरण दी गई है और हमें क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमें तुलना करनी है और a व b व c के मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमें a का मान होगा 3 प्राप्त हुआ, b का मान प्राप्त हुआ -4√3 और c का मान प्राप्त हुआ हमें 4। अब हमें क्या करना है, b² माइनस में 4ac का मान ज्ञात करना है। देखिए b² क्या है, -4√3 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान है हमारे पास 3, c का मान है 4। तो देखिए इसको जब हम आगे हल करेंगे तो 4 चौक 16, 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48, 32 16 48, माइनस में 4 तिया 12 और 12 चौक 48। तो इसका मान क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। b² माइनस 4ac का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वह क्या होंगे, समान होंगे। मतलब कि जो दोनों मूल है वो हमारे समान होंगे और वास्तविक होंगे। और जिसका मान क्या होगा, इसका मान होगा -b/2a। मतलब कि जो हमारा अल्फा है वो भी -b/2a होगा, जो बीटा है वो भी -b/2a होगा। तो देखिए b व a के मान यहाँ पे रख दीजिए तो हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। b का मान है हमारे पास -4√3 और a का मान है 3, तो -4√3/3। इसी तरह बीटा में भी -4√3/2 गुना 1 3, ऐसे ही 2 गुना 3। इसके बाद जब हम आगे हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और √3 इससे हल हो जाएगा। तो हमें मान प्राप्त होगा 2√3/3। इसी तरह बीटा का भी मान हमें प्राप्त होगा 2√3/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें मूल प्राप्त हो गए जो कि समान है और वास्तविक है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे केस की। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, विविक्तिकर द्वारा मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे तो a का मान हमें प्राप्त होगा 1, b का मान भी 1 और c का मान भी 1। उसके बाद हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। b देखो यहाँ पे क्या है, 1² माइनस में 4, a का मान भी 1 और c का मान भी 1। तो देखिए 1 माइनस में 4, जिसका मान हमें प्राप्त हुआ -3, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। तो इस स्थिति में क्या है, जो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या है, यहाँ पे तीनों तरह की चीजें कर ली। पहली कि वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं, वास्तविक व समान होते हैं और काल्पनिक होते हैं। इस तरह क्या है, देखो हम विविक्तिकर द्वारा मूलों की प्रकृति व मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या किया, जो हमारे चारों टॉपिक थे उनके बारे में बात कर ली। ठीक है, उनसे संबंधित हमने विधियां भी देख ली और कुछ क्वेश्चन भी हल कर लिए। अब हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने क्या है, पूरी हमने थ्योरी पढ़ ली है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो पढ़ लिए हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हल करके देख लिए। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको हल करने हैं, इनको क्या है, ट्राई करनी है, इनको हल करने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन दिए गए होंगे आपको, तो उसके बाद क्या है वो आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों करने के बाद क्या है, आपकी जो द्विघात बहुपद है इसकी जो प्रश्नावली है वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी और इसमें जो आपके 4 नंबर हैं वो पूरे के पूरे ही आएंगे, इससे बाहर कहीं कुछ जाने वाला नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बात करते हैं कि इन चारों प्रश्नावलियों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये जो हमारी चारों प्रश्नावलियां हैं 3.1, 3.3, 3.4 व 3.5, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए जो 3.1 प्रश्नावली है इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसका 5वां व 6ठा ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दूसरा व तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो तीसरा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो 3.1 प्रश्नावली ये हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं 3.3 में। तो देखिए
पहले का चौथा व दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरे का तीसरा भाग, पांचवा, नौवां, 10वां व 11वां, ये सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 3.4 में देखिए, पहले क्वेश्चन का सातवां, चौथा, तीसरा व छठा, और दूसरे का छठा, तीसरा व चौथा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपकी जो तैयारी है लगभग 80% पूरी हो जाएगी, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। और जो बाकी की 20% है, जब आप मॉडल पेपर करोगे तो वो पूरी हो जाएगी। अब देखिए 3.5 प्रश्नावली में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा व चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पांचवा व चौथा इंपॉर्टेंट है, तीसरे क्वेश्चन का सेकंड इंपॉर्टेंट है और चौथा व पांचवा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये जो सभी क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इनको अटेम्प्ट करना है, इनको हल करने की कोशिश करनी है। इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें क्या है इन सभी के क्या है हल दिए होंगे और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया होगा। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक देखिए हमने आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए जैसा हमने बोला था, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए और पूरे जो चैप्टर है उसका रिवीजन भी बता दिया, ठीक है बच्चों। ये जो PDF फाइल है जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो क्या आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपका नोट्स बनाने में भी समय खर्च ना हो, ठीक है, और आपका जो कीमती टाइम है वो सिर्फ तैयारी में ही जाए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। जो अगली वीडियो है उसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके मैं हल डालूंगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें अगर आपको कुछ समझ में आया हो, ऐसा लगा हो कि भाई हाँ आपकी तैयारी में कुछ 2-4% कुछ वृद्धि हुई है, कुछ फायदा हुआ है, तो इस वीडियो को हमारे को लाइक कर दीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की जो वीडियो आने वाली है वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। और 30 दिन में आप भयंकर तैयारी कर सकें, जिससे आपकी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आपने ढंग से तैयारी की है, ठीक है बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और ये जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, अगर आपका कोई सजेशन है तो उसको हमारे कमेंट में करके बताइए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।